अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को मेरे वीडियोस पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए, और कोई सजेशन या कोई टॉपिक आपको वीडियो में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। और 9th और 10th के उर्दू मीडियम के कोई भी क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मेल करिए। आज जो है हम साइंस 2 क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर तवारुस और अर्तिका यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एक नस्ल की हयाती खुसूसियात जीन के जरिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल तवारस कहलाता है। यानी एक नस्ल के अंदर जो भी फिजिकली या उसकी आदतों की जो भी खुसूसियात है वो जीन के जरिए दूसरी नस्ल में यानी उसके आगे आने वाली नस्ल में जो है मुंतकिल होती है, ट्रांसफर होती है, और उस अमल को जो है तवारस कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना उसको, जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है तो बोलते हैं ना उसको ये गुस्सा उसकी विरासत में मिला है। तो जो भी हयाती खुसूसियात है वो जीन के जरिए आगे मुंतकिल होती है। अब जीन के मुतालिक जो पढ़ाई है उसको जीनियात कहते हैं। जीनियात का इर्तिका कैसे हुआ? तो जदीद जीनियात का आगाज ग्रेगर जोहानेस मेंडल ने किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। फिर 1901 में ह्यूगो डी रूस का जो नजरिया था बुनियादी तब्दीली का नजरिया, उसने अचानक होने वाली तब्दीली को समझने में मदद की। फिर 1902 में वॉल्टेस्टर ने नाक तोड़ा के खुलियात में क्रोमोसोम को जोड़ियों की शक्ल में देखा। यानी एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उन्होंने नाक तोड़ा पे एक्सपेरिमेंट्स किया और उसके जो खुलियात थे उसमें क्रोमोसोम को जोड़ियों की शक्ल में देखा। फिर उसके बाद 1944 में ऑसवर्ल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी और कॉलिन मैकलाइड तीनों साइंसदानों ने क्या साबित किया कि दुनिया में कुछ वायरस है, कुछ जानदार के सिवा तमाम जरासीम, तमाम जानदारों में डीएनए ही विरासती वसीला है। यानी तमाम जानदार में डीएनए ही से जो है आगे की नस्ल मुंतकिल होती है खुसूसियात। सिर्फ कुछ जानदार ऐसे, कुछ वायरस ऐसे जिसमें डीएनए विरासती वसीला नहीं है, और ये जो है ऑसवर्ल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी और कॉलिन मैकलाइड ने प्रूफ किया था। फिर 1961 में फ्रैंकाइस जैकब और जैक मोनार्ड, ये दो जीनियाती साइंसदान थे जिन्होंने क्या बताया कि जरासीम के खुलिये में जो डीएनए के जरिए होने वाली प्रोटीन की तालीफ के अमल का नमूना तैयार किया। यानी डीएनए में जो प्रोटीन तैयार होता है उसका नमूना तैयार किया, और उसके बाद जो है डीएनए तकनीक का आगाज हुआ। अब जीनियात का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो जो जीनियाती नकायस होते हैं यानी क्रोमोसोम में कुछ आगे पीछे गड़बड़ी होने की वजह से, तादाद सही न होने की वजह से जो है कुछ बीमारियां लाक हो जाती है, तो उसकी तशखीस, उसकी रोकथाम और उसके इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। और हैवानी और नबाती मखलूत नस्ल हासिल करने वाले सनती अमाल में। अब हैवानी और नबाती मखलूत नस्ल क्या, यानी कि दो अलग अलग नस्ल के हैवान को या दो अलग अलग नस्ल की नबातात को मिला के एक नया जानदार बनाना। अब डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो एडेनाइन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन से मिलकर बनता है, 4 न्यूक्लियोटाइड है जिसे आप जानते हैं, ये हम 9th स्टैंडर्ड में जो है पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल से मिलकर बनता है, और इसकी 3 टाइप है, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए, और ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए। अब डीएनए में मौजूद जीन न्यूक्लियोटाइड आरएनए की मदद से खुलिये के अफाल में हिस्सा लेते हैं और इसी तरह जिस्मानी बनावट और उसके अफाल पर भी काबू रखते हैं। जीन में प्रोटीन की तैयारी से मुतालिक मालूमात का ज़ख़ीरा होता है, यानी जो कुछ भी प्रोटीन्स बनते हैं वो डीएनए में मौजूद आरएनए के अंदर बनते हैं, जीन में बनते हैं, और जैसे जैसे जिस्म को ज़रूरत होती है उस हिसाब से जो है प्रोटीन बनता है और जिस्म को मुहैया किया जाता है। तो जब प्रोटीन की तैयारी होती है तो जो प्रोटीन की तैयारी वो डीएनए की वजह से होती है, लेकिन प्रोटीन आरएनए में तैयार होता है तो उसको जो है हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। यानी जब प्रोटीन की तैयारी डीएनए की वजह से आरएनए के जरिए होगी तो उसको जो है हम सेंट्रल डोग्मा कहेंगे। अब एमआरएनए पर डीएनए के धागों पर न्यूक्लियोटाइड की तरतीब में थायमन की बजाय एमआरएनए में यूरासिल होता है, तो आरएनए तैयार करने के इस अमल को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी कि जैसे आप जानते हैं डीएनए जो है दो अलग अलग धागों से मिलके बना होता है, तो उसमें जब तरतीब बनती है तो डीएनए में जहाँ थायमन होता है, एमआरएनए में उसकी जगह पे यूरासिल जब तैयार होता है तो उस अमल को जो है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि थायमन की जगह जो है हर जगह यूरासिल यूज हुआ है, तो इस अमल को जो है ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे।
खुलिये के मरकजे में जो ये ट्रांसक्रिप्शन के जरिए mRNA तैयार होता है वो वहां से फिर खुलिये माया में आता है, और जब वो आता है तो उस पर जो है इशारती पैगाम यानी कोड्स होते हैं। और ये कोड्स किसके लिए होता है? डीएनए के लिए मतलब होते हैं। अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल कोड होता है, यानी हर अमीनो एसिड के लिए जो है 3 न्यूक्लियोटाइड यानी गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और एडेनाइन वगैरह किसी भी 3 के साथ जो मिलकर जो है न्यूक्लियोटाइड पर एक अमीनो एसिड के लिए कोड आता है। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जो है ये 20 अमीनो एसिड के लिए कोड दरियाफ्त किए थे जिसको कोडान कहते हैं, और फिर उनको 1968 में नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। अब mRNA जो है वो हजारों कोडान से बना होता है, क्योंकि mRNA भी बनता चले जाता है तो उसके कोडान्स भी बनते जाते हैं। और ये जो है कोडान जब आते हैं खुलिया माया में तो इन पर क्या होता है, tRNA का क्या काम होता है? अब यहाँ पर जो mRNA पर जो 3 कोडान है उसके जैसा सेम कोडान जो है tRNA पर होता है। तो उन दोनों के जो मिलने का अमल होता है वो होता है ट्रांसलेशन। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि 3-3 की जोड़ी में जो है ऐसे इन लोग मिलते जा रहे हैं, तो ये जो है ट्रांसलेशन का अमल कहलाता है। यानी जैसा कोड mRNA पर है उसके बरक्स एक एंटी कोड यानी उसके से मिलता जुलता एक जोड़ी का कोड जो है tRNA पर होता है। अब ये कोडान मिल जाते हैं तो उसके बाद rRNA का काम होता है। rRNA क्या करता है? अमीनो एसिड की पेप्टाइड बंदिश से जो है जंजीर तैयार करता है। इसमें क्या होता है, जो mRNA आए हैं वो एक दूसरे से जो है ना ट्रिपलेट कोडान यानी 3-3 के फासले से सरकते जाते हैं और जंजीर तैयार होती है। तो इस अमल को जो है ट्रांसलोकेशन कहते हैं, और ये जो है rRNA यानी राइबोसोमल RNA करता है। अब ऐसी बेशुमार जंजीरें जब तैयार होती है तो वो एक साथ आती है, और तब जो है पेचीदा प्रोटीन्स तैयार होते हैं, और यही जो बड़े प्रोटीन्स होते हैं इनसे ही जानदारों की शक्ल तय होती है और मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम दिए जाते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जानदारों में मौजूद जीन की वजह से वो अपने जैसे जानदार तैयार करते हैं, और उसी में से कुछ जीन जो है वो अगली नस्ल में चले जाते हैं, और यही वजह है कि हम और हमारे वालिदैन में कई हद तक खुसूसियत नजर आती है। लेकिन कुछ होते हैं कई चीजें जो है मैच नहीं करती, सेम चीजें नहीं होती। तो क्यों नहीं होती डिट्टो सेम? क्योंकि जो अमीनो एसिड हम वालिदैन की बॉडी से हम में आता है वो एकदम सेम टू सेम नहीं बन पाता है। कोई न्यूक्लियोटाइड जो है अपनी जगह बदल देता है, कहीं एडेनाइन का गुआनिन हो जाता है, थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, तो एक फर्क थोड़ा सा हो जाता है। उसकी वजह से चेहरे पर भी और बॉडी में भी हल्का सा फर्क होता है। तो ये जो है नोई तबद्दुल यानी म्यूटेशन कहलाता है। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं और एक कार्टूनिक एग्जाम्पल भी दी गई है। तो इसको जो है इस तरह की तब्दीली को नोई तबद्दुल यानी म्यूटेशन कहते हैं। अब ये जो नोई तबद्दुल है ये म्यूटेशन है, कभी कभी छोटी होती है बहुत इसी मामूली सी, या कभी कभी बहुत वाज़ेह हो जाती है। छोटी तब्दीली क्या कि आंखों का या बालों का रंग बदल रहा है, इट्स नॉर्मल, मतलब इतना ज्यादा बड़ा मसला नहीं है ये। लेकिन कभी कभी इसकी वजह से सक्कल सेल एनीमिया जैसा जीनियाती नुक्स भी लाक हो जाता है जो इंसान की जान तक ले सकता है। तो इसके अलावा हम अब पढ़ेंगे इर्तिका यानी मरहलेवार तरक्की। इर्तिका यानी जो इंसानों में किस तरह तरक्की हुई जानदारों में। यह अमल जो है बहुत ही सुस्त रफ्तार है, लेकिन जानदारों की तरक्की जाहिर करने वाला अमल है, और इसमें खला के सैयारों से लेकर जमीन के जानदार तक हर चीज का जायजा लिया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि मुख्तलिफ तश्कीली व अफाली यानी फिजिकली भी और काम करने के लिहाज से भी खुसूसियत के हामिल मुअर्रिस से नबातात और हैवानात की बतदरीज तरक्की इर्तिका कहलाती है। अब यहाँ पर नजरिया इर्तिका टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ दिया गया है, तो उसको एक स्टोरी है वो जिसके मुताबिक जो है पहला हयाती मादा समुंदर में पैदा हुआ था, और फिर वो बहुत मुद्दत तक वहां पर था। फिर उसके अंदर से यक खुलवी जानदार की पैदाइश हुई, जो आगे चलकर बड़े बड़े जानदार जो हम देख सकते हैं आज के ज़माने में मौजूद है, उस हद तक वो बनते गया। और ये सब कुछ जो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सब कुछ जो है 300 करोड़ साल में हुआ है। लेकिन ये है कि जानदारों में जो तब्दीली हुई है वो हुमा जहद और हुमा सिमती है, यानी हर जगह हर फील्ड में। इसलिए हमें अलग अलग किस्म के इतने जानदार जो है दिखाई देते हैं, उड़ने वाले, जमीन पर चलने वाले, पानी में रहने वाले। तो ये जो है 300 करोड़ साल लगा है एक हयाती मादे को इतने बड़े बड़े जानवरों में तब्दील होने के लिए। ये जो है नजरिया इर्तिका होता है, इसको मरहलेवार तरक्की भी कहते हैं। अब इर्तिका के सबूत है शक्लियाती सबूत, तशरीही सबूत, आसारी आज़ा, रकाजी सबूत, दरमियानी कड़ी और
जिनियाती सबूत, जो पेपर में काफी हद तक पूछा भी जाता है इनके बारे में। तो इसमें सबसे पहले शक्लियाती सबूत यानी मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। इसमें क्या है कि नबातात या हैवानात में मुमासिल खुसूसियत रखने वाले जानदारों का ग्रोह मुशाबा माहौल में पाया जाता है, इसीलिए उनकी नशोनुमा एक जैसी है। यानी अगर आप कुछ नबातात को एक साथ रखोगे और उसमें जो है एक हद तक कोई खासियत, कोई एक पॉइंट होगा, कोई पार्ट होगा जिसमें खासियत नजर आ रही है, हैवानात में भी जानवरों को आप एक साथ रखोगे तो कोई चीज आपको सेम लगेगी। तो वो सेम क्यों होती है, इनका ऐसा कहना है कि जानदार जो है एक ही माहौल में बड़ा है, उनकी नशोनुमा एक ही माहौल में, सेम माहौल में हुई है, इसीलिए उनमें ही खासियत है। जैसे कि हैवानात में मुंह की बनावट है, आप या तस्वीरों में देख सकते हैं, आंखों का मकाम, नथने और कानों की बनावट और जिस्म पर घने बाल वगैरह। इसके अलावा नबातात में पत्तों की शक्ल, निज़ामे रगियत, पत्तों की तरतीब और डंठल वगैरह जो है सेम पाया जाता है एक हद तक। तो इससे हम क्या पता करते हैं कि वो लोग जो है एक ही माहौल में पले बड़े। अब तशरीही सबूत, एनाटॉमिकल एविडेंस, यानी जानदारों में आज़ा का इस्तेमाल और साख तो मुख्तलिफ है, हम सब जानते हैं, सबके आज़ा अलग है, उसके इस्तेमालात भी अलग है, लेकिन उनका उज़ू जब देखेंगे, आज शक्ल में भी आप देखेंगे तो उनकी हड्डियों की बनावट और जोड़ों में मुमासिलत, यानी उनके जोड़ जैसे उंगलियों का तरीका, इसमें जो है कुछ आपको सिमिलैरिटीज दिखेगी। तो इससे ये इशारा मिलता है कि ये मुमासिलत उनके आबा और अजदाद की जैसी हो सकती है। अब है आसारी आज़ा, वेस्टिगियल ऑर्गेन्स। जानदारों में तनज़्ज़ुल पजीर या नामुकम्मल नमू याफ्ता गैर फ़ाल उज़ू को आसारी आज़ा कहते हैं। यानी कुछ जानदारों में जो है कुछ उज़ू होते हैं जो काम नहीं आते हैं हमारी बॉडी में, या उसकी नशोनुमा मुकम्मल तौर पर नहीं होती, तो वो आसारी आज़ा कहलाते हैं। अब हमारा माहौल आसपास का बदल रहा है तो एकदम से हमें कोई नया पार्ट नहीं पैदा होगा, बल्कि हमारी बॉडी में धीरे धीरे जो है चेंजेस होंगे और उस चेंजेस को हजारों साल भी लग सकते हैं। लेकिन किसी जानदार में अगर कोई गैर फाल उज़ू उसके काम का नहीं है, वो और नापैद हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन वो दूसरे जानदारों में जो है उनके लिए जो है फायदेमंद हो सकता है, काम का हो सकता है। जैसे इसकी मिसाल देखेंगे, इंसानी जिस्म में जो अपेंडिक्स है तो वो इंसानों के लिए गैर फाल है, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन जो जानवर जुगाली करते हैं और सेलुलोज को हजम करते हैं उनके लिए जो है ये कारआमद होता है। इसके अलावा कान की गैर मुस्तमिल उजलात है, ये भी इंसानी जिस्म में गैर फाल है, लेकिन ये बंदरों को कान हिलाने के लिए मददगार होते हैं। इसके अलावा इंसानी जिस्म में जो है दम गुजा हड्डी यानी रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी मोहरा होता है और अक्लदार, ये भी इंसानी जिस्म की चंद आसारी आज़ा है। अब है रकाजी सबूत, जिसको हम फॉसिल्स भी बोलते हैं। करोड़ों साल पहले जो कुछ जमीन पर मौजूद था वो जो है आज भी जमीन के अंदर दफन होगा कहीं ना कहीं। सैलाब आता था, जलजला, आतिशफशा जैसी आफतों की वजह से जो है कसीर तादाद में जानदार दफन हो जाते थे और उनके बाकियात, उनकी जो नकूश है वो जमीन के अंदर महफूज होते, जो आए दिनों मिलते रहते, तो उन्हें जो है रकाजात कहते हैं यानी फॉसिल्स कहते हैं। और ये जो है तारीख का एक अहम माखज है। अब जब हैवानात या नबातात मरते हैं तो उनमें कार्बन जज्ब करने का अमल जो है रुक जाता है और सिर्फ एक ही अमल चलता रहता है जो होता है C14 की तनज़्ज़ुल पजीरी यानी C14। अब C12 जो है वो तापकार नहीं है, इसलिए जैसे जानदार मरते हैं, नबातात या हैवानात मरते हैं तो C12 जो है वो कम होने लगता है और C14 और C12 का जो तनासुब यानी जो परसेंटेज होता है वो आगे पीछे होता रहता है, सेम नहीं होता है, कभी कुछ ज्यादा कम ऐसे होता रहता है। तो जब भी कोई हैवान या नबातात या पौधा जो खत्म होता है तो उसके बाद जो है उसका जमाना हम कैसे मालूम कर सकते हैं, तो उसमें जो C14 है वो कितना % काम कर रहा है और C12 और C14 के दरमियान का जो तनासुब है वो हम मालूम करके ये बता सकते हैं कि वो जानदार जो है कब खत्म हुआ था, उसकी जो है मौत का जमाना क्या था, कितना टाइम पहले खत्म हुआ था। तो उसको जो है कार्बानी पैमाइश जमा यानी कार्बन डेटिंग कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है इल्म रकाजात, इंसानी नस्ल के आसारियात, रकाजात, जो दस्तीरी तहरीर है वो सब में किया जाता है। अब दरमियानी कड़ी यानी कलेक्टिंग लिंक्स, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नबातात और हैवान में चंद जिस्मानी निशानियां ऐसी होती है, यानी खुसूसियत ऐसी होती है जो दो ग्रोहों से मिलने का इशारा करती है। जैसे अभी पेरीपेटस को ले लेंगे तो जोरदार पैर वाले हैवान की तरह इसमें सांस की नालियां है, खुला दौरान खून का निजाम है, लेकिन एनालेट ग्रोह की तरह जो है कव्यूल जिसका जिस्म भी है और मोटी नरम जिल्द है और पिछले पैर जैसे आज़ा भी इसमें मौजूद है।
तो ये जो है दोनों की तरफ से होने का इशारा देता है। इसके अलावा डिकबिल प्लेटिपस जो है वो पिस्तानी हैवानात की तरह पिस्तान और बाल इसमें मौजूद है, लेकिन ये रेंगने वाले हैवानात की तरह अंडे देता है, तो ये भी जो है कनेक्टिंग लिंक्स में आएगा। इसके अलावा लंग फिश जो पिस्तानी हैवान से ताल्लुक रखती है, लेकिन रेंगने वाले और जलथली हैवान की तरह फेफड़ों से सांस लेती है। अब है जीनियाती सबूत। फिक्री हैवानात की मुख्तलिफ नस्लों के जिनीन का तकाबुली जायजा ले तो जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, तो उनका जो पहला मरहला है, इब्तदाई मरहला है, उसमें बहुत ज्यादा यकसानियत नजर आती है, जबकि जब हम सेकंड मरहले में आएंगे तो ये यकसानियत कम होती जाती है। तो इससे ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि तमाम हैवानात का इर्तिका एक ही जद से हुआ है, तभी उनमें जो है पहले मरहले में इतनी सिमिलैरिटीज है। अब यहाँ पर हम देखेंगे डार्विन का कुदरती इंतखाब का नजरिया। चार्ल्स डार्विन ने जो बताया था, हैवानात और नबातात के बेशुमार नमूने जमा किए और जो काबिल है वही जिंदा रहेगा, अपने इस नजरिए का ऐलान किया। इसकी मजाज जो उन्होंने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पेशीज में की थी, और क्या बताया था कि तमाम जानदार जो एक दूसरे से जानलेवा मुकाबले करते हैं और जो उस माहौल के हिसाब से अपनी जरूरी खुसूसियत लेकर बच जाते हैं, वही लोग जो है अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, बाकी सब जो है खत्म हो जाते हैं, मतलब उनका वजूद ही खत्म हो जाता है। जैसे डायनासोर को लेंगे हम, उस जमाने में वो उस माहौल में नहीं रह पाए और खत्म हो गए, लेकिन कुछ जानदार उस जमाने की जो है आज भी मौजूद है, तो वो अपनी खुसूसियत लेकर बच जाते हैं और आगे अपनी खुसूसियत बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे लेमार्क का नजरिया। तो लेमार्क का क्या कहना है कि इर्तिकाई अमल के दौरान जिस्मानी बनावट में जो भी तब्दीली आई है वो जानदारों की या तो कोशिश या तो काहिली की वजह से हुआ है। इसे उन्होंने आज़ा का इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल का नाम दिया है, यानी जो कुछ भी इंसानों में जानदारों में तब्दीली आई वो उन्हीं की काम का, उन्हीं की करतूत का नतीजा है, और इसे जो है अखज़ करदा विराती सी खुसूसियात का नजरिया या लेमार्क का नजरिया कहते हैं। जैसे जिराफ है, वो नस्ल दर नस्ल अपनी गर्दन लंबी करके दरख्तों के पत्ते खाने की वजह से लंबी गर्दन वाला हो गया है, तो उसकी जो ये लंबी गर्दन हो गई, तो यही खुसूसियत उसने अपनी आगे वाली नस्ल में बढ़ा दी जो आज चले आ रही है। इसके अलावा लोहार के कंधे घुन के यानी हैमर के इस्तेमाल से जो है मजबूत हो गए। हंस और बतख के पैर पानी में रहने के सबब तैरने के काबिल हो गए हैं, और सांप अपने जिस्म को बिल में रेंग कर जाने की वजह से पैरों से महरूम हो गया, तो वो जो आज़ा उनके हट गए वही खुसूसियत उन्होंने आगे बढ़ा दी। अब देखेंगे जमात का ज़हूर यानी स्पेशिएशन। हैवानात और नबातात की मुख्तलिफ अनवा का ज़हूर इर्तिका का ही नतीजा है। तो कुदरती बारावरी के जरिए बारावर नस्ल तैयार करने की सलाहियत रखने वाले ग्रोह को नो यानी स्पेशीज कहते हैं, यानी अपने जैसे जानवर, अपनी जैसी नस्ल, अपनी नस्ल आगे बढ़ाने वाली खुसूसियात की जो ग्रोह है, जो जानदार है, उन्हें जो है स्पीशीज कहते हैं। और ये माहौल के हिसाब से अलग अलग जगह पाई जाती है, इनकी गिज़ा, रहन सहन सब कुछ जो है एकदम माहौल पर डिपेंड है, सब कुछ जो है अलग अलग होता है, और इनमें जो है जीनी तगय्युर भी पाया जाता है। तो इसको जो है अनवा का ज़हूर यानी स्पेसिएशन कहते हैं, यानी एक ही जैसे है लेकिन जीनी तगय्युर की वजह से उनकी अलग अलग नस्ल बन गई। जैसे बिल्ली, फिर चीता, शेर, ये लोग एक ही नस्ल के, लेकिन जीनी तगय्युर की वजह से लोग अलग अलग हो गए, माहौल के हिसाब से इनकी बनावट जो है वो अलग हो गई है। तो इसको जो है जमात का ज़हूर यानी स्पेशिएशन कहते हैं। अब इंसानी इर्तिका जो आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से जो है एकदम स्टोरी की तरह दिया गया है, आप लोग उसको ज़रूर रीड कर लीजिएगा कि कैसे लंगूर जैसे कदीम जानदार थे, फिर वो सीधे हुए, हुनरमंद इंसान आए, सीधा चलने वाला इंसान आया, फिर नेंडरथैल, क्रोमैगन इंसान आए। तो वो जो इंसानी इर्तिका का सफ़र है वो आप ज़रूर रीड करिएगा। फिर इंसानी इर्तिका के जो उनके दिमाग के हजम में इजाफा हुआ, उन्होंने आग का इस्तेमाल किया। फिर 50,000 साल पहले के इंसान जो दिमाग उसका मुकम्मल तौर पर इर्तिका याफ्ता हो गया, और नेंडरथल इंसान जो था वो ज़हीन इंसान की पहली मिसाल तस्लीम की जाती है। फिर 50,000 से पहले जो है क्रोमैगन इंसान आया, और फिर जो है फटाफट इर्तिका होने लगा। 10,000 से पहले काश्तकारी शुरू हुई, मवेशी पालने लगे, फिर तहजीब शुरू हो गई। फिर 5,000 साल पहले जब तहरीर का हुनर दरियाफ्त हुआ तो तारीख की इब्तिदा हुई। फिर जदीद उलूम का सूरज आया, फिर सनती इंकलाब हुआ, और फिर इंसानों ने बस्तियां बसाई। और आज हम इस ज़माने में है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने किस हद तक जो है तरक्की कर ली है। तो ये जो आप टेक्स्ट बुक में ज़रूर क्या करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद आपको समझा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना कर पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।